गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 की फिजिक्स की जो लेक्चर सीरीज है हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर हम बेसिकली रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट के बारे में स्टडी कर चुके हैं। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी कर चुके हैं। दो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस हमने स्टडी किए थे, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। इनसे जो फॉर्मूलाज निकल के आते हैं कि अगर आप जो सीरीज में रेजिस्टेंस अटैच्ड है उनको रिप्लेस करके अगर एक कंबाइंड रेजिस्टेंस फॉर्म करते हैं तो उसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, और पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस है तो उसका फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके हैं। सीरीज का जो फॉर्मूला था कि अगर सीरीज में आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा रेजिस्टेंस या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस अगर आपके पास अटैच्ड हैं तो उन रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके आप एक कॉमन रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, जिसका फॉर्मूला था R=R1 + R2 + R3। मतलब आप जितने भी रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तो उतने आप रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हो। तो सिमिलर फॉर्मूला था R=R1 + R2 + R3। तो ये सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला था। सेकंड जो लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस था वो था हमारा पैरेलल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में हमने बात की थी। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला था वो था 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड जितने भी आप रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। तो ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस नहीं देखे हैं तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर को जाके देख सकते हैं, जिससे आपको लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का आइडिया लग जाएगा। आज बेसिकली हम एक नई टर्म का देखेंगे, प्लस न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। हम जो सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस, हमने जो सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस की और पैरेलल जो कॉम्बिनेशन देखे थे, लॉज देखे थे, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें एक टर्म समझनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क के अंदर कभी कभार ये टर्म पूछ ली जाती है। जो टर्म है वो हमारी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो टर्म हमारी नेम है वो क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है? जब आप ये सर्किट देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ एक सर्किट ड्रॉ करा है। ये कोई आपने पोटेंशियल वोल्ट डिफरेंस लिया, ये एक स्विच है। ये क्या है? स्विच है। स्विच अगर आप देखें तो ये क्या है? ओपन स्विच है। मतलब सर्किट जो है वो क्या है? ओपन है। जब ये सर्किट क्लोज हो जाएगा तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तब लाइट जलती है, क्योंकि क्या होता है? करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब स्विच ऑफ होता है तब क्या होता है? सर्किट ओपन होता है। सर्किट क्या होता है? ओपन। जैसे कि अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो ये सर्किट ओपन है, ठीक है। जैसे आप स्विच को ऑन करेंगे तब क्या हो जाएगा? सर्किट क्लोज। स्विच ऑफ, सर्किट ओपन, स्विच ऑन, सर्किट क्लोज। तो स्विच ऑन करते सर्किट क्लोज हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा? करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। ये आपको जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बताएगा। ये हमने यहाँ शो करा हुआ है। एक रेजिस्टेंस आपने अप्लाई करा हुआ है। इस रेजिस्टेंस के 2 स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमने यहाँ शो करे हुए, ए और बी, जो आपको क्या दिखाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस को शो करेगा कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अंदर हुआ है। यहाँ कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, और यहाँ से यहाँ में जो चेंज होगा वो पोटेंशियल ड्रॉप कराएगा जो इस रेजिस्टेंस के कारण हुआ है। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? द टोटल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या? द टोटल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने बताया था जो भी वायर होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। तो किसी भी वायर का द टोटल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल। अगर आपने ये सेल अटैच किया है तो इस सेल के जो टर्मिनल है, 2 टर्मिनल होंगे। एक, जैसे कि अगर मैं यहाँ से अटैच करूँ तो एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है। देख पा रहे होंगे अब ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ अटैच्ड है, ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ अटैच्ड है, ठीक है। तो अगर द टोटल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ सेल के जो टर्मिनल हैं उनके बीच में जो टोटल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस पॉजिटिव टर्मिनल, इस नेगेटिव टर्मिनल पे, तो उसको मेजर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इन दोनों टर्मिनल पे इंस्ट्रूमेंट हम स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। मैंने बताया ना पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो वो पोटेंशियल में क्या ड्रॉप होगा वो अपन देखते हैं। टर्मिनल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, जब इसमें से कोई भी करंट पास नहीं हो रही। क्योंकि मैंने बताया ये सर्किट कैसा है? ओपन है। सर्किट कैसा है? ओपन। मतलब स्विच क्या है? ऑफ। स्विच क्या है? ऑफ। सर्किट ओपन है तो इसका मतलब इसमें से भी कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। जैसे आप इस स्विच को ऑन कर देंगे, सर्किट कैसा हो जाएगा? क्लोज। सर्किट कैसा हो जाएगा? क्लोज हो गया। जैसे स्विच को आपने दबाया तो ऑन हो गया, ये यहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ अटैच होते हैं, सर्किट कैसा हो जाएगा? क्लोज। अब देखिए कहीं से भी सर्किट ओपन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए तो जब आप क्या करते हैं, जब सर्किट ओपन है, यानी मतलब स्विच क्या है? ऑफ है, तब क्या होगा? कोई भी करंट पास नहीं होगी। तो उस कंडीशन के ऊपर, जब कोई भी करंट पास नहीं हो रही, तो उस कंडीशन के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा टर्मिनल पर, सेल के टर्मिनल के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और इट इज नॉट डूइंग एनी एक्सटर्नल वर्क। यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा, क्योंकि ओपन सर्किट है। एक्सटर्नल वर्क का मतलब अगर रेजिस्टेंस अटैच नहीं है तो इसमें से कोई करंट निकलेगी? नहीं निकलेगी, क्योंकि सर्किट क्या है? ओपन। अगर करंट यहाँ से निकल भी रही है तो आगे जा ही नहीं पाएगी। तो जब तक करंट निकलेगी तब जब इस पर रेजिस्टेंस अटैच होगा। अब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस अटैच नहीं है, क्योंकि ये सर्किट कैसा है? ओपन है। तो जब ये सर्किट क्या होगा? क्लोज होगा, तब ही इसमें से करंट ड्रॉ होगी। तो दूसरी लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं? इट इज नॉट डूइंग एनी वर्क। तो ये बैटरी आपकी कोई भी वर्क नहीं कर रही, क्योंकि क्या हो रहा है? सर्किट कैसा है? ओपन। जब ये क्लोज होगा, स्विच ऑन होगा, तभी रेजिस्टेंस में करंट जाएगी, तभी वर्क होगा। तो ओपन सर्किट है, तो इस कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जब सर्किट ओपन है, कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा। जब सर्किट क्या है? ओपन है, कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा है,
या फिर दूसरी लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि जब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल के बीच में आप चेक कर रहे हैं, जब करंट पास नहीं हो रही है, जब करंट सप्लाई नहीं हो रही है, जब करंट सप्लाई नहीं हो रही है, तो इस सेल के जो टर्मिनल्स है उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसी को हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईएमएफ। यहाँ क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज डिनोटेड बाय लेटर ई। यहाँ पर आपको ई से शो करा हुआ है। तो होप समझ में आया। कहने का मतलब ये है कि आपने स्विच को ऑन नहीं किया। स्विच ऑन नहीं करने से पहले आप सेल के दोनों टर्मिनल पे एक वायर को अटैच करते हैं। यहाँ पर एक इस तरह से आप ईएमएफ मीटर, एक ईएमएफ मीटर होता है जिसको आप यहाँ अटैच करते हो, तो आपको उससे पता लग जाएगा, जो भी इसकी रीडिंग आएगी उससे आपको पता चलेगा कि इन दोनों टर्मिनल के ऊपर, इन दोनों टर्मिनल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। सेल के इन दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस कब है, कितना है, जब सर्किट ओपन है। जब सर्किट ओपन है इट मींस कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा है, इट मींस करंट फ्लो नहीं हो रही है। लेकिन आप जैसे स्विच को ऑन करेंगे, अब सर्किट कैसा हो जाएगा, क्लोज। सर्किट कैसा हो जाएगा, क्लोज। तो अब एक्सटर्नल वर्क क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क होगा, तब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, चेंज। तो वो रीडिंग यहाँ से आप फ्लक्चुएशन देख सकते हैं। तो ईएमएफ कौन सा होता है, जब सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही हो। तो जब सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो सेल के आप जब दोनों टर्मिनल को इस ईएमएफ मीटर से अटैच करते हैं, जो उसकी रीडिंग होती है वो क्या देती है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस, और उसी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। आप इसको और ऐसा समझ सकते हैं कि एक छोटी बैटरी लीजिए आप, उसके दोनों टर्मिनल्स पे आप ईएमएफ मीटर अगर हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, तो उस दोनों सेल्स में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो अगर आप उन दोनों सेल के, जितना छोटा सा सेल होता है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे वायर को अटैच करके आप एक ईएमएफ से अटैच करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस से आप अटैच करते हैं, तो बेसिकली वो आपको क्या देगा, ईएमएफ देगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देगा, जो उस सेल के अंदर अवेलेबल है, सेल के अंदर अवेलेबल है, जब वो उसमें से कोई भी करंट नहीं निकल रही, जब उसमें से कोई भी करंट नहीं निकल रही, तो ये ईएमएफ होता है। तो होप ये आपको समझ में आया। कहने का मतलब ये है, जब भी सेल में से करंट फ्लो नहीं हो रही है, मतलब एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा है, सर्किट कैसा है, ओपन है, तब जो सेल के टर्मिनल होते हैं उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर शॉर्ट में बोलते हैं ईएमएफ। तो होप ये ई आपको समझ में आया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का है। तो ये यहाँ पर तक हमारे लॉ ऑफ, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का हम पैरेलल में भी पढ़ चुके हैं, और अब ये ईएमएफ भी पढ़ चुके हैं। अब बेसिकली हम कुछ दो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएमएफ हम डिस्कस कर चुके हैं, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज हम डिस्कस कर चुके हैं, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बेसिकली हम एक न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। जो एक न्यूमेरिकल हमने यहाँ लिया है, देखिए इसमें क्या है, इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। आपको बेसिकली क्या बोला है इसके अंदर, आपको क्या फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है प्लस करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। आपको सर्किट से करंट फ्लो फाइंड आउट करनी है। तो बेसिकली आपसे पूछा गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको देखना है और आपको करंट फ्लो निकालनी है। हमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पता है कि V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया है, कितना दिया है, 6 वोल्ट गिवन है हमें, 6 वोल्ट। यूनिट्स हमें ध्यान रखनी है, यूनिट्स के मार्क्स होते हैं बोर्ड के अंदर, आपको ध्यान रखना है 6 वोल्ट है। करंट अभी हमें पता नहीं है कितनी करंट है, कितनी करंट फ्लो हो रही है, 3 ओम, 4 ओम और 2 ओम। अगर आप यहाँ देखें तो 4 ओम और जो 2 ओम रेजिस्टेंस है, 4 ओम रेजिस्टेंस और 2 ओम जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों कैसे अटैच्ड है, ये दोनों पैरेलल में अटैच्ड है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट क्या है, कॉमन। इन दोनों का स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट क्या है, कॉमन। जब इन दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस से हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, जब इन दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस से हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और 3 ओम रेजिस्टेंस क्या होंगे, सीरीज में। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं, देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो थोड़ा इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये देन ये सी पॉइंट। तो फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर पॉइंट या फिर बिट, फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर ए टू बी। अगर आप ए टू बी के बारे में बात करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपको दोनों देख रहे होंगे रेजिस्टेंस कैसे है, पैरेलल में। तो पैरेलल का नोड हमें पता है क्या, वी नो दैट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1 प्लस जितने भी रेजिस्टेंस अटैच्ड है आप उतने रेजिस्टेंस के फॉर्मूले यहाँ पे रेगुलर लिख सकते हैं।
तो 1/R इक्वलेंट कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, अगर अपन बात करें तो 1/2 प्लस 1/4। जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1/R इक्वलेंट हमारे पास कितना मिलेगा, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 4 एलसीएम आएगा। जब आप 4 एलसीएम लेंगे तो 2 2 4, तो यहाँ पे कितना जाएगा 2, देन 4 1 4, तो कितना आएगा 1, तो ये कितना आ गया 3/4। तो 1/R इक्वलेंट आपके पास कितना आ गया 3/4। 1/R इक्वलेंट हमारे पास कितना आ गया 3/4। अगर हम इसे और आगे सॉल्व करते हैं तो बेसिकली मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, तो 1/R। तो अगर हम यहाँ से R इक्वलेंट फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से क्या निकाला हमने R इक्वलेंट, तो देखेंगे आप 1/R इक्वलेंट बराबर कितना आया 3/4। 1/R इक्वलेंट कितना है 3/4। अगर मुझे R इक्वलेंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड करना पड़ेगा रेसिप्रोकल। सिमिलरली हमें इक्वल टू के उस तरफ भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना देगा, R इक्वलेंट इज इक्वल टू 3/4 को जब रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 4/3। तो यहाँ से R इक्वलेंट कितना आएगा मेरे पास 4/3 ओम। तो ये जो R इक्वलेंट आया ये हमारे बेसिकली पॉइंट A से B के बीच में है। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं R इक्वलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C to B। अगर अब हम C to B देखेंगे तो जब इन दोनों को रेजिस्टेंस को हम हटा के इक्विवेलेंट, तो देखिए अगर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा रफली ऐसे शो कर रहा हूँ, जैसे कि अगर हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से एक रेजिस्टेंस हटाया जाएगा, हमारे इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा एक हमारे पास यहाँ पर, जो कितना है हमारे पास 4/3 ओम। तो आप देखिए ये रेजिस्टेंस और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा और ये जो रेजिस्टेंस होगा, ये दोनों कैसे होंगे सीरीज में, ये दोनों कैसे होंगे सीरीज में। तो अगर हम यहाँ पर सीरीज में फॉर्मूला लगाएंगे तो वी नो दैट, तो सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो अगर आप यहाँ से R इक्वलेंट निकालेंगे तो R इक्वलेंट कितना आ जाएगा आपके पास, R इक्वलेंट हमारे पास, अगर अपन यहाँ R2 इसको अगर हमें R2 मानता हूँ, क्योंकि बेसिकली ये यहाँ पर इक्वलेंट रेजिस्टेंस ये है, यहाँ पर 3 ओम है, तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है वो कितना है हमारे पास 3 ओम, प्लस ये R2 कौन सा है, इन दोनों का जो इक्वलेंट निकल के आया, ये R2 कौन सा है जो इन दोनों का इक्वलेंट निकल के आया, वो कितना है हमारे पास 4/3। तो जब मैं यहाँ से R इक्वलेंट निकालूंगा फाइनल, तो वो कितना आएगा हमारे पास 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 3 9 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 13/3 ओम। 13/3 ओम। यूनिट हमें ध्यान रखना है, यूनिट हमें लगानी, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम। तो 13/3 ओम। तो हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो कितना आ गया 13/3 ओम। तो होप भी समझ में आया। हमको क्या 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 फाइंड आउट करना था, एक तो टोटल रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर चुके। अब हमें बेसिकली क्या निकालना है, करंट निकालनी है। तो करंट निकालने के लिए हम आगे देखते हैं क्या करते हैं। तो होप ये समझ में आया कि किस तरह से हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाला है। अब हमें पता है क्या, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हमें पता है क्या, V इज इक्वल टू IR। R इक्वलेंट हम R जो फाइनल है पूरे सर्किट का जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि 13/3 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है 6 है, हमको I फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं I इज इक्वल टू कितना देगा V/R। तो I इज इक्वल टू कितना देगा आपका, वोल्टेज कितना है आपके पास R 6 वोल्टेज, और रेजिस्टेंस आपके पास कितना है 3/3। रेजिस्टेंस आपके पास कितना है 3/3, और I कितना है आपके पास 6, ये 13/3। इसको आप पॉइंट्स में फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, I इक्वल टू आएगा 1.38 एम्पियर, क्योंकि करंट की यूनिट क्या होती है A, एम्पियर। तो होप ये I समझ में आएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 2 12 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, सॉरी 3 4 4 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। जब आप 4 पॉइंट कुछ समथिंग को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेट 1.38 एम्पियर। तो होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया। तो बेसिकली क्या, सर्किट के अंदर हमें पहले, अगर कोई भी सर्किट के अंदर आपको करंट पूछता है या पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया कैसे, पहले ये दोनों पैरेलल में अटैच थे, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हमने पैरेलल के फॉर्मूले से निकाला, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला था, हमने उनसे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। अब ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये दोनों कैसे हैं सीरीज में, तो इन दोनों का भी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया 13/3 ओम। अब ये टोटल रेजिस्टेंस है जो इस सर्किट के अंदर अवेलेबल है, ये टोटल रेजिस्टेंस है जो इस सर्किट में अवेलेबल है।
अब हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम देखें तो टोटल सर्किट के अंदर पोटेंशियल वोल्टेज कितना प्रोवाइड है 6 वोल्ट। तो वोल्टेज कितना प्रोवाइड है 6 वोल्ट। टोटल सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कितना निकाले 13/3 ओम। तो आप बेसिकली अब जैसे आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आर आपको पता है, वी आपको पता है, आप डायरेक्ट आई को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो करंट आई है ये बेसिकली क्या है, टोटल करंट आई है जो यहाँ से सप्लाई होगी वो कितनी आएगी 1.38 एम्पियर। ये जो करंट है ये टोटल सर्किट के अंदर सप्लाई हो रही है। अब हो सकता है कि जैसे कि हम आगे और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, आपसे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में करंट पूछ ले, आपसे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में करंट पूछ ले, ये भी पॉसिबल है। तो अगर आप देखें तो यहाँ से जो करंट पास होगी तो यहाँ से तो 1.38 करंट यहाँ पे पास हो जाएगी। जब आप देखेंगे तो यहाँ से करंट 2 में डिवाइड हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, यहाँ पर I1 करंट पास होगी यहाँ, और यहाँ पर I2 करंट पास होगी। ये हम इसके लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पे पहले इजीली देखिएगा कि कहाँ पर करंट डिवाइड होती है और कहाँ पर करंट कॉमन रहती है। पैरेलल कनेक्शन में कॉमन रहेगी या सीरीज में पैरेलल रहेगी, तो ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज, आप ये दोनों देख सकते हैं, वहां से आपको करंट का आइडिया लग जाएगा। आने वाले न्यूमेरिकल्स में हम इंडिविजुअल सर्किट्स में यानी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में भी करंट को कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने बेसिकली टोटल सर्किट के अंदर करंट फाइंड आउट किए। अब मे भी पॉसिबल है कि आपको इस न्यूमेरिकल को और वो थोड़ा और अच्छा बड़ा बनाने के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में भी पूछ सकता है। तो ये आने वाले और न्यूमेरिकल्स में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो होप यू अंडरस्टैंड दैट, आपको समझ में आया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। Hello everyone. If you like the video, please subscribe the channel, like the video and share the videos to your friends so that they can use their time during lockdown. And don't forget to press the bell icon for next updation.